हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डे 29 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी रीडिंग जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स का कूलम्स लॉ, उसको हम ख़त्म कर देंगे आज। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था एनसीईआरटी रीडिंग में कल कूलम्स लॉ, तो उसे हम कर रहे हैं आज कंटिन्यू, और दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करके एक मेगा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें से सेकंड एग्जाम्पल की तो आपको ज़रूरत नहीं है एज सच, लेकिन इसको भी हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो सॉल्व ज़रूर ही करेंगे। आपको शॉर्ट्स में इन दोनों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। अब क्या है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। पहले हमने जो भी सारी कल बातें की थी, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की थी, वो सारी क्या थी, क्वालिटेटिव थिंग्स थी। ठीक है, तो अब हम क्वांटिटी ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। मतलब कि रेडियस क्या है, जो आर है, रेडियस आर क्या है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस डी। दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है और रेडियस आर है दोनों का। तो ये जो रेडियस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। ठीक है, द साइज में बी इग्नोर कर सकते हैं उनके साइज को, एंड देन दे कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड इट दैट it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of the two charges। ये हमने पढ़ा हुआ है। जस्ट कूलम्स लॉ की क्या है, डेफिनेशन है कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलम्स लॉ हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, thus if 2 point charges q1 and q2 are separated by a distance r in vacuum। अब वैक्यूम की बात की है बिकॉज हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मीडियम के साथ साथ चेंज होता जाता है। के जो हमारा यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट है वो भी क्या है, फिर चेंज होता जाता है। इसीलिए क्या है, जो फोर्स है वो भी क्या है, चेंज हो जाता है अगर मीडियम चेंज हो। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ बिटवीन दैम इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2। इसका क्या लिया हुआ है, मोड लिया हुआ है, मतलब कि हमने मैग्नीट्यूड लेना है, अपॉन आर स्क्वायर। हाउ डिड कूलम्ब अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसे क्या किया उसने कि उसको ये लॉ मिल गया। कूलम्ब यूज्ड अ टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे, टॉर्जन बैलेंस इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर द फोर्स। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो यूज्ड लेटर बाय कैवेंडिश टू मेजर वेरी फीबल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एंड टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही है। जस्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है कूलम्स कांस्टेंट के साथ, और जो चार्जेस हैं उनको हम मास से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर्स व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्फीयर्स इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, the charged spheres may be regarded as point charges। तो क्या कहा उन्होंने, अगर रेडियस बहुत छोटा हो और डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो तो उन्हें हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट चार्जेस। However, the charges on the spheres were unknown। चार्जेस तो अननोन थे। ठीक है, at the starting time। How then could he discover the relation like equation 1.1। इस रिलेशन को फिर कैसे डिस्कवर किया अगर चार्ज ही ज़ीरो, हमें पता ही नहीं था कि स्फीयर्स पे कितना चार्ज है। कूलम थॉट ऑफ द फॉलोइंग सिंपल वे। सपोज द चार्ज ऑन अ मेटेलिक स्फीयर इज Q। If the sphere is put in contact with an identical uncharged sphere, the identical मतलब कि
मेटेलिक ही होगा स्फीयर, लेकिन अनचार्ज्ड मीन्स न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा. द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर्स. तो अब क्या है, दोनों स्फीयर्स पे स्प्रेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन, क्योंकि हमने दोनों मेटालिक स्फीयर्स को कंटैक्ट में रखा है. ठीक है, तो चार्ज क्या है, दोनों स्फीयर्स पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बाय सिमेट्री द चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी Q/2. यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई. रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्जेस Q/2, Q/4 एट्सेट्रा. ठीक है, तो Q/2 आ जाएगा, फिर Q/4 आ जाएगा, फिर Q/8 आ जाएगा, Q/16 आ जाएगा. इस तरीके से अपने पास चार्जेस आते जाएंगे अगर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे. Coulomb varied the distance for a fixed pair of charges and measured the force for different separations. तो चार्ज क्या था, कम होता जा रहा था ना, और फिर क्या किया उसने, फोर्स को मेजर करने की कोशिश की टॉर्जन बैलेंस के थ्रू. तो क्या होगा, सेपरेशंस अगर फिक्स रख दें दोनों के बीच में, ओके, तो उन्होंने क्या है, फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्जेस लिए हैं और उनके बीच में सेपरेशंस मतलब कि डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट लेके देखा है. तो देन ही वेरिड दैट द चार्जेस इन पेयर्स कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स्ड. सबसे पहले उसने क्या किया था कि डिस्टेंस को अलग अलग रख के देखा, चार्ज सेम रखा. सेकेंड बार क्या किया, चार्जेस को डिफरेंट रखा, डिस्टेंस को क्या है, कांस्टेंट रखा. तो कंपेयरिंग फोर्सेस फॉर गिवन पेयर्स ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, कूलम्ब अराइव्ड एट द रिलेशन. तो आपको ये पूरी कहानी जानने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, हमने एनसीईआरटी को रीड करना था तो हमने पढ़ लिया. ठीक है, मतलब उसने किस तरीके से इस इक्वेशन को डिराइव किया, या उसे हम कह सकते हैं डिस्कवर किया, तो वो हमें सारा प्रोसेस बताया गया. कूलम्स लॉ, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at in the manner described above, while the original experiments established it at a macroscopic scale. तो ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, इसलिए वहाँ पे ही क्या थे, एप्लीकेबल था कूलम्स लॉ. लेकिन इसके बाद अब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे भी क्या है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है. कूलम्ब डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. उसे मैग्नीट्यूड भी नहीं पता था चार्ज का, जस्ट उसने डिवाइड करके रखी गया कि चार्ज क्या है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, हाफ, फिर 1/4, फिर 1/6, इस तरीके से. ठीक है, तो आगे देखो. Coulomb discovered his law without knowing the explicit magnitude of the charge. In fact, it is the other way round. Coulomb's law can now be employed to furnish a definition for unit of charge. तो unit of charge क्या आ जाएगा, ठीक है, तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं. Coulomb equation 1.1, K is so far arbitrary. We can choose any positive value for K. The choice of K determines the size of the unit of charge. तो जो K की वैल्यू हम चूज़ करेंगे वो क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज का क्या है, साइज़ को डिटरमाइन करेगी, चार्ज के यूनिट के साइज़ को डिटरमाइन करेगी. In SI units, the value of K is about 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. The unit of charge that results from this choice is called coulomb, which we defined earlier in section 1.4. तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है. ओके, सो हाँ जी, आगे देखो. अब putting this value of K in equation 1.1, we see that Q1 equals to Q2 equals to 1 coulomb, and R is the distance between the two charges, which is equals to 1 meter. That is, 1 coulomb is the charge that when placed at a distance
of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन्स। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। 1 coulomb is evidently too big a unit to be used. In practice, in electrostatics, one uses smaller units of charge like microcoulomb, nanocoulomb, and so on, millicoulomb। ठीक है, ये क्या है, मिली है, मीन्स 1 into 10 raised to the power minus 3 coulombs। ये क्या है, माइक्रो है, मीन्स 10 raised to the power minus 6 coulombs। The constant k in the equation 1.1 is usually put as k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught for later convenience, so that the Coulomb's law is written as 1 by 4 pi epsilon naught and साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे q1 by q2, q1 into q2 upon में r square। Epsilon naught is called the permittivity of free space। The value of epsilon naught in SI units is 8.85 into 10 raised to the power minus 12 coulomb square Newton minus 1 meter minus 2। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। आगे देखो, ये हमें यहाँ पे जस्ट फोर्सेस ही बताए गए हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद देखो, सिंस फोर्स इज़ अ वेक्टर इट इज़ बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्स लॉ के थ्रू जो फोर्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन कर रहे हैं उसे भी कैसे लिखना चाहिए, वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहिए। लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस q1 एंड q2 बी r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, सी इन फिगर 1.3a। यहाँ पे आ गया। आगे देखो, वी डिनोट फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 बाय F12 एंड फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1 बाय F21। The 2 point charges q1 and q2 have been numbered 1 and 2 for the convenience, and the vector leading to 1, 2, 2 is denoted by r21। ये हमने सारा डेरिवेशन अच्छे से की हुई है, स्टेप बाय स्टेप की हुई है अपने लेक्चर्स में, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो हम एट लास्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, आर कैप की वैल्यू पुट कर दी थी, तो नीचे क्या आ गया था, r21 का स्क्वायर आ गया था और ऊपर क्या आ गया था, r21 वेक्टर आ गया था। इस तरीके से r21 वेक्टर अपॉन में r21, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। तो क्या है, r21 बाय r21 कैप आ जाएगा। तो r कैप की, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, कैप की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ही आना है। तो r21 वेक्टर अपॉन में r21 का वेक्टर का मॉड, या फिर आप सीधा लिख सकते हो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सम रिमार्क्स ऑन इक्वेशन 1.3, ये रिमार्क्स पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं, इनको हम पढ़ते हैं अब। इक्वेशन 1.3 इज़ वैलिड फॉर अ साइन ऑफ q1 एंड q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, साथ ही साथ साइन लेंगे, क्योंकि अगर हम फोर्स को वेक्टर बता रहे हैं तो चार्जेस का साइन लेंगे, इसीलिए हमें साथ ही फोर्स की डायरेक्शन का पता चलेगा, ठीक है। तो इफ़ q1 एंड q2 आर ऑफ द सेम साइन, आइदर बोथ पॉजिटिव आइदर बोथ नेगेटिव, तो q1 इंटू q2 मतलब कि दोनों चार्जेस का के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। F21 इज़ अलॉन्ग R21 कैप विच डिनोट्स रिपल्शन, ठीक है, एज इट शुड बी
for like charges. If Q1 and Q2 are of opposite signs, तो क्या आ जाएगा, जो Q1 into Q2 है वो नेगेटिव आएगा. Then F21 is along negative R21. या हम इसे ही क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव R21 को हम लिख सकते हैं R12 कैप. तो क्योंकि R21 वेक्टर और R12 वेक्टर क्या है, इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं. ठीक है, तो इनको हम नेगेटिव लिख सकते हैं एक दूसरे का. विच डिनोट्स अट्रैक्शन एज एक्सपेक्टेड फॉर अनलाइक चार्जेस. Thus we do not write separate equations for the cases of like and unlike charges. Like and unlike charges के लिए हम अलग अलग equations नहीं लिखेंगे, हम सीधा जो चार्जेस हैं उनको किससे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता लग जाएगी. एंड दैट्स वाई हमें पता चल जाएगा फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है. ठीक है, इक्वेशन 1.3 टेक्स केयर ऑफ बोथ केसेस करेक्टली. ठीक है, द फोर्स F12 on charge 1 due to charge 2 is obtained from the equation 1.3 by simply interchanging 1 and 2. यहाँ तक भी बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है. 1 and 2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 2. ठीक है, Thus Coulomb's law agrees to the Newton's third law. ये हमने बात पहले भी की हुई है. Coulomb's law equation 1.3 gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum. If the charges are placed in matter of the intervening space has matter, the situation gets complicated due to the presence of charged constituents of matter. We shall consider electrostatics in matter in the next chapter. तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे. जो हमने एप्साइलन नॉट, एप्साइलन एम, जो एप्साइलन एम है वो मीडियम के लिए एप्साइलन परमिटिविटी है, एप्साइलन आर क्या है, एप्साइलन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, और एप्साइलन सिंपली क्या है, परमिटिविटी है. तो इसके बारे में हम डीपली अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है. अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी हम शॉर्ट्स में ही आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे. आगे ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का लेक्चर बहुत ही मिनिएचर सा था, लेकिन या हमें ज़रूरी था ये ख़त्म करना. तो देखो अब हमारे पास आ गया है मल्टीपल चार्जेस के बीच का फोर्स. तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ गिवन बाय कूलम्स लॉ. दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है म्यूचुअल, उसे हम कूलम्स लॉ के थ्रू देते हैं. हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज वेयर देयर इज़ नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड. जैसे यहाँ पे स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉलीगन, हमने सारी एग्जांपल्स की हुई हैं, है ना. तो वेयर देयर इज़ नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on till Qn in vacuum. What is the force on Q1 due to Q2, Q3 and so on till Qn? Coulomb's law is not enough to answer this question. Recall that forces of mechanical origin add according to the parallelogram law of addition. Is the same true for forces of electrostatic origin? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जैसे हम पैरेललोग्राम लॉ से या फिर ट्रायंगल लॉ से क्या है, सारे फोर्सेस को ऐड करते थे डिफरेंट डायरेक्शंस के, तो हमें नेट फोर्स मिल जाता था. तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी हम उन्हीं लॉज को यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं. हम तो वेक्टर एडिशन के थ्रू ही नेट फोर्स फाइंड करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो किसी और तरीके का फोर्स हो. ठीक है, experimentally it is verified that force on any charge due to a number of other charges is the vector sum. कौन सा सम लेना है, वेक्टर सम. वेक्टर सम क्या होगा, जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ हर एक फोर्स की डायरेक्शन भी मिलेगी.
vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected. इस लाइन को भी आप हाईलाइट कर लो, इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर लो. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This is termed as the superposition principle या फिर principle of superposition. To better understand the concept, consider a system of three charges Q1, Q2 and Q3 as shown in figure 1.5a. यहाँ पे हमें तीन चार्जेस का सिस्टम दिया हुआ है, तो हमने इसको ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पैरेललोग्राम लॉ से किया हुआ है. सो इनका मेथड है ये. ओके, सो यहाँ पे आ गए. द फोर्स ऑन वन चार्ज से Q1 ड्यू टू अदर टू चार्जेस Q2 एंड Q3 कैन बी देयरफॉर obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges. Thus, if the force on Q1 due to Q2 is denoted by F12, F12 is given by equation 1.3. Even though other charges are present. तो जो हमने पहले इक्वेशन यूज़ की थी उसी तरीके से हमने अभी भी फोर्स की वैल्यू डिफाइन की है. चाहे कोई और चार्ज प्रेजेंट हो चाहे ना हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे देखो, अगर Q2 चार्ज की वजह से Q1 चार्ज पे कितना फोर्स आ रहा है वो F12 है, तो वो F13 पे या Q3 पे नहीं डिपेंड करेगा. सिमिलरली F13 जो है वो भी क्या है, नहीं डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ Q2 चार्ज पे. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई. आगे देखो अब. In the same way, the force on Q1 and Q2 due to Q3 denoted by F13 is given by F13 equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 अपॉन में आ जाएगा R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर एडिशन करेंगे. तो वेक्टर एडिशन आप सिंपल मैग्नीट्यूड्स लेके, और साथ ही आपको डायरेक्शन तो पता चली जाती है, रिपल्सिव फोर्स है तो इस तरीके से आएगा. हमने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर फॉर्म में ही पहले आप फोर्स को लिखो फिर उसे सॉल्व करो. आप सीधा क्या कर सकते हो, कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कूलम्स लॉ से, और उसके बाद क्या कर सकते हो, डायरेक्शन आपको पता है तो आप एंगल के थ्रू नेट फोर्स फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो thus the total force F1 on Q1 due to the other two charges Q2 and Q3 is given as, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई. The above calculation of force can be generalized to a system of charges more than 3 as shown in figure 1.5b. The principle of superposition says that in a system of charges Q1, Q2 and so on till Qn, the force on Q1 due to Q2 is same as given by the Coulomb's law. It is unaffected by the presence of other charges Q3, Q4 and so on till Qn. The total force F1 on the charge Q1 due to all other charges is then given by the vector sum of the forces F12, F13, F1n. ठीक है, so यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है. All the electrostatics is basically a consequence of Coulomb's law and superposition principle. तो यहाँ तक बात हमें सारी क्लियर हो गई है. रीडिंग सो यही था आज के लिए, इतना ही था. एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हमारा बायोलॉजी में भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, उसका लेक्चर भी देखना मत भूलना. बाय बाय.